जीएसटी से इन्होंने भरा नहीं और रिफंड जो है ना बहुत करोड़ों अरबों रुपए के ले लिए। यहाँ हमारे सरसे का भी एक केस चलता रहा जो बहुत मशहूर केस है, वो जो है ना बिल्कुल बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने, गलत लोगों ने हाँ जी रिफंड लिए जो सरकार को पे किया नहीं। लेकिन जीएसटी तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कांग्रेस के समय प्रपोज था, सरदार मनमोहन सिंह जी की प्लानिंग थी ये, लेकिन उनका ये प्लानिंग थी कि एक ही टैक्स हम लगाएं और वो बड़ा जेन्युइन सा टैक्स हो जो आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ न बने। मैं नहीं समझता कि जिस देश में 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग राशन, उनको 5 किलो राशन फ्री मिल रहा हो, और मोदी जी आज भी कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया है। अगर 25 करोड़ लोगों को वाकई आपने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया है तो फिर उनका 5 किलो का जो राशन है वो बंद क्यों नहीं करते, ताकि देश की वो इतना बड़ा खर्चा जो देश में वो तो जो है ना वो बचत हो ना। जो जैसे इन्होंने एक स्लैब बना दिया 40% का, देखिए चाहे कोई कितना भी कमाता है लेकिन 100 रुपए के पीछे 40 रुपए टैक्स देना तो बहुत ज्यादा है। कारपोरेट जगत के ऊपर तो ये इन्होंने मोदी सरकार ने टैक्स जो है उनको तो बहुत बड़ी रियायत देके कम कर दिए हैं। जितने पहले थे कांग्रेस के समय जो टैक्स थे उससे इन्होंने कारपोरेट जगत को तो रियायत देके जनता के ऊपर टैक्स ला दे, कारपोरेट जगत को तो इन्होंने रियायत दी है। देसी न्यूज एक्सप्रेस का देसी न्यूज के सभी दर्शकों का नमस्कार। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री मलकीत सिंह जी कोसा, और ये एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस लीडर हैं। और आज हम इनसे कुछ जीएसटी के बारे में, जो कुछ रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। तो मलकीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी न्यूज में। तो सबसे पहले, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के जो रिफॉर्म्स नए लेकर के आए हैं, और जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि रेट जो है पहले से काफी, जो 28% का स्लैब था उसको 18% कर दिया, 12% का था 5% कर दिया, और उसके अंदर काफी कुछ फर्क पड़ा है। खाद्य वस्तुएं का रेट जो है काफी कम हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, व्हीकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका रेट जो कम है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा कि चलो अच्छी बात है कि इन्होंने ये कम किया, लेकिन जो लगाया था बहुत ज्यादा लगाया था, जिसको आज ये कहते हैं कि हम इसको राहत दे रहे हैं, तो ये लगाया भी तो इन्होंने था। 8 साल लोगों का जो है ना, जो इन्होंने खून चूसा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो इनको उत्सव मनाने से पहले जनता से उस बात की माफी मांगनी चाहिए कि जो 8 साल हमने आपको बहुत ज्यादा टैक्स लगा के आपका जो खून चूसा, हम उसके लिए आपसे, जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद उत्सव की बात करनी चाहिए। नहीं, जैसे जीएसटी की बात अगर हम करें, 2017 के अंदर जीएसटी आया, तो उससे पहले जो ये व्यापारियों की ही मांग थी और पूरे देश की एक डिमांड थी कि देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो गई। अगर आपको याद हो, पहले व्यापारी जो है सीएसटी फॉर्म आया करता था, उसको लेने के लिए वहां पर इंस्पेक्टरों के और टैक्स के जो कार्यालय थे वहां पर चक्कर लगाया करते थे। बाद के अंदर वो फॉर्म भर के और बाद के अंदर अपना जमा करवाया करते। कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें थी, और जीएसटी का कानून जैसे ही आया उनके अंदर काफी सरकार ने जो है सरलता उपलब्ध करवाई और उसको एक ऑनलाइन बेस के ऊपर लेकर के आए। तो ये तो एक कहीं ना कहीं सहूलियत व्यापारियों के लिए थी ही, जो उनकी डिमांड थी। और आपने जिस तरह बता रहे हो कि टैक्स जो है, टैक्स देखो पीछे से पहले भी चलता आया है, जो कांग्रेस की सरकारें थी या किसी भी सरकार थी, पहले हर एक स्टेट के ऊपर था। हमारे अगर खुद के स्टेट की बात कर लें तो 40% तक का टैक्स था, जो 28% आया, और बाद में देश ने ये सोचा कि भी इसको और कम करना चाहिए, अर्थव्यवस्था के अंदर एक गति आए। तो इसको आप कैसे देखते हैं आज किस जो परिप्रेक्ष्य? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी टैक्स जो है ये गलत नहीं था, लेकिन इनका जो उसको लगाने का तरीका था या उगराही करने का जो तौर तरीका था, जो उसका सिस्टम था, वो नहीं ये बना पाए। जीएसटी तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कांग्रेस के समय प्रपोज था, सरदार मनमोहन सिंह जी की प्लानिंग थी ये, लेकिन उनका ये प्लानिंग थी कि एक ही टैक्स हम लगाएं
और वो बड़ा जेन्युइन सा टैक्स हो जो आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ न बने, और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, व्यापारी को भी उसको पे करने में या उसको जो है ना सारा डील करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन्होंने उसी टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि ना तो वो कंज्यूमर की समझ में आया और ना व्यापारी की समझ में आया, और व्यापारी का भी उससे इतना उलझ गया इस टैक्स में कि उसके पास ना तो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो सारा की सारी रिटर्न जो है ना हर महीने या हर 15 दिन के बाद भर पाए, और उसको अगर छोटा जो दुकानदार था वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो स्पेशल एक आदमी कंप्यूटर मैन रखे जो इस बात को जो है ना डील करे, क्योंकि उसकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा तो वो आदमी ले जाता। तो इन्होंने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि वो गले का जंजाल बन गया व्यापारियों के लिए। वो चलो आपकी बात मान ली कि एक इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के आज के समय में यह समझ में आया कि इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए, और अभी सरकार ने सरलीकरण के साथ साथ इसको एक जीएसटी रिफॉर्म का अलग से नाम दिया गया है, GST 2O का नाम दिया गया है। और इसके अंदर जीएसटी का सरलीकरण के साथ साथ सरकार ने इसके अंदर जीएसटी की जो रेट है उनमें भी काफी रियायतें दी है। तो आप मानते हैं कि इससे देश की जो विकास की प्रक्रिया है वो काफी उसको गति मिलेगी, उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, उपभोक्ता को कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। वजह यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस दिन ये टैक्स लगा था उस दिन भी इन्होंने ये कहा था कि आधी रात को पार्लियामेंट का सेशन बुला के इन्होंने और बड़ी धूमधाम से कि ये दूसरी आजादी है देश के लिए, इस तरीके से प्रेडिक्ट किया था। लेकिन हमारी पार्टी ने और पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी ने उस दिन भी ये कहा था कि ये जिस तरीके से आपने, जब जिन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी टैक्स की, भाई जिस तरीके से आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि ये तो एक किस्म का गब्बर सिंह टैक्स हो गया जीएसटी की बजाय। जी मीन गब्बर और एस सिंह और टी टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स हो गया। वो तो उन्होंने, हाँ ठीक है, अब भी इसको और सरलीकरण होने की जरूरत है। अब भी जो जैसे इन्होंने एक स्लैब बना दिया 40% का, देखिए चाहे कोई कितना भी कमाता है लेकिन 100 रुपए के पीछे 40 रुपए टैक्स देना तो बहुत ज्यादा है। और आम जनता के लिए जैसे अब भी इन्होंने जो एक 18% का स्लैब रखा है, मैं उसको भी ज्यादा समझता हूँ। नहीं, 40% की जिस तरह आप बात करें वो लग्जरियस, जैसे लग्जरियस है, वाइन है, तंबाकू है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात को इसका ज्ञान रखा है, कि इस बात का ख्याल रखा है कि उसके ऊपर हाई टैक्स लगाया जाए ताकि जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो वो कहीं ना कहीं जो ज्यादा कमाने वाला वो जो जिस तरह से अपने भारत सरकार जो है ये कह रही है कि इसके अंदर सरलीकरण के बाद में व्यापार को काफी सरल हुआ है। लोगों का को सामान एक इंटरस्टेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर से सामान जो पहले बहुत मुश्किल से मंगवाया जाता था, बहुत सारी मुश्किलात वहां पर आती थी, और आज इसका सरलीकरण हुआ है। तो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें वो उसके अंदर भी काफी कुछ सरकार ने ऑनलाइन करके इसको सरल किया। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो आने वाला समय इसका रिजल्ट बताएगा सही मायनों में तो, लेकिन आज जो जैसे उसको असेस किया जा सकता है, कारपोरेट जगत के ऊपर तो ये इन्होंने, मोदी सरकार ने टैक्स जो है उनको तो बहुत बड़ी रियायत देके कम कर दिए हैं। जितने पहले थे कांग्रेस के समय जो टैक्स थे उससे इन्होंने कारपोरेट जगत को तो रियायत देके जनता के ऊपर टैक्स ला दे, कारपोरेट जगत को तो इन्होंने रियायत दी है। अब जहां तक ये है कि आने वाले समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ये मैं समझता हूँ कि अब भी जो है ना इनको कारपोरेट जगत के ऊपर जो है ना उनकी इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए। और ये जो 18% का स्लैब है इसको अब भी जो है ना कम करना चाहिए, ताकि एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी अगर टैक्स कम होगा तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो बाहर माल भेजने में उसको जो है ना आसानी रहेगी, वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट अच्छी तरीके से कर पाएगा अगर उसके ऊपर टैक्स कम होगा तो।
अगर उसके ऊपर टैक्स ज्यादा है, आज भी 18% टैक्स है जिन चीजों के ऊपर, वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना कम्पीट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्टेड पहले भी हुआ है और फिर भी अफेक्टेड रहेगा। ये जिस तरह आपने बात की एक्सपोर्ट की, अगर एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूं कि कोई भी सामान अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भारत सरकार की क्या एक स्कीम है, वो जितना भी आपके ऊपर टैक्स लगा है वो आपको रिफंड करके देती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं जीएसटी का प्रभाव तो इस मामले में नहीं पड़ता, क्योंकि पहले की सरकारों का क्या काम था कि वो सारा का सारा मैनुअल काम था। कहीं ना कहीं वो उस समय जो है उनका जो भी पास ऑन होना होता था, जो प्रॉफिट जो टैक्स का जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता था। आज तो इन्होंने बड़ी सिस्टम बहुत सरल कर दिया है, अपने आप ऑनलाइन आ रहा है। पहले आपने नहीं देखा कि कई बार अगर आप से अपने इनकम टैक्स का रिटर्न आने के अंदर भी कम से कम 8-9 महीने लग जाते थे, और आज आप देख रहे हो कि आपने जिस दिन भी आपने इनकम टैक्स के लिए फाइल किया और आपका रिटर्न जो आपका जो रिफंड है जो लगभग 10 से 15 दिन में आ रहा है। तो आप नहीं मानते कि ये कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत बढ़िया और फास्ट गतिशील काम किया? नहीं, मैं ये तो पहले एडमिट कर चुका हूँ कि जीएसटी टैक्स जो है ना, वो जीएसटी टैक्स का लागू करना कोई गलत बुरा काम नहीं है, लेकिन जहां तक आप कहते हैं सरलीकरण कहाँ, आपने देखा होगा पीछे कि बहुत से लोगों ने ये जीएसटी टैक्स रिफंड कराने में करोड़ों रुपए के फ्रॉड किए। मतलब ये उस तरीके को वो मतलब सरल नहीं कर पाए ताकि फ्रॉड करने वाले लोगों को इजीली जो है ना वो डिटेक्ट कर लिया जाए, या उनको इजीली जो है ना उनके ऊपर रोक लगाई जा सके, उनको चेक किया जा सके। तो अब भी बहुत से केस चल रहे हैं कि जो बहुत से लोगों ने स्कैंडल किए इस मसले में। मैं तो समझता हूं कि उसमें इनकी भी, मैं तो मिली भगत समझता हूँ इन लोगों की कि बहुत उन्होंने जीएसटी से इन्होंने भरा नहीं और रिफंड जो है ना बहुत करोड़ों अरबों रुपए के ले लिए। यहाँ हमारे सरसे का भी एक केस चलता रहा जो बहुत मशहूर केस है, वो जो है ना बिल्कुल बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने, गलत लोगों ने हाँ जी रिफंड लिए, जो सरकार को पे किया नहीं लेकिन रिफंड ले गए लोग। बिल्कुल उन्होंने मिसयूज किया, मानता हूं मैं, लेकिन सरकार के वो भी सर्विलांस में थे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार की उनको शय थी, और सरकार कहीं ना कहीं जैसे ही वो पकड़ में आएंगे उनको दंडित करने का काम भी करेगी। लेकिन आज क्योंकि ये आप ये मान के चलो कि इस तरह के बाहर का कोई भी अगर कॉरपोरेट आ रहा है, बाहर की इंडस्ट्री कंपनीज आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज देखती हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपके देश के अंदर हो। आज अगर आप देखोगे चाइना लगभग 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना हुआ है। अगर अमेरिका की बात करें तो 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और आज भी जो है आप अगर बात करो कि कांग्रेस की सरकार जो समय था 2014 से पहले, उसके लगभग हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, 1.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, और आज हम 3-4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के अंदर भी एक योगदान है। तो इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर तो आपको सेट करने पड़ेंगे। जहां तक तो आप जैसे आपने एग्जांपल दी कि जी जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी आज वो 3-3.5 ट्रिलियन की हो गई। तो मैं समझता हूं कि पैसे की उसमें आप ये मत समझो कि देश हमारा जो है ना वो 3 गुना पहले से जो है ना हमने कोई एडवांसमेंट कर ली या तरक्की कर ली या हमारी इनकम 3 गुना हो गई। उसके बराबर ये भी देखो कि उस टाइम जो है ना पैसे की क्या वैल्यू थी और आज पैसे की क्या वैल्यू है। जो 59 रुपए का जो डॉलर था आज वो 89 का डॉलर हो गया है वो। तो इसलिए आप उसको भी ये सिर्फ यही इसी बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की होगी। तो जब उसको उस कंटेस्ट में लाके आप मानोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि सही मानों में क्या इकोनॉमी होगी। दूसरी बात, इन्होंने जो अपनी जीडीपी नापने का जो तौर तरीके हैं उनमें ही तब्दीली करके जो है ना, जो आज हमारी ग्रोथ जो ये 6 पॉइंट कुछ बता रहे हैं या अबव 6% से बता रहे हैं, ये अगर पुराने तौर तरीके के पैमाने से इसको नापा जाए तो ये 2.5% ही बनती है।
नहीं, वो तो देखो अर्थशास्त्र के अपने अपने नियम है। कोई भी बेस ईयर जो है आप सेट करोगे, कोरोना काल आया जिसके अंदर पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है धराशायी हो गई, बड़े बड़े देश जो है उनकी इकोनॉमी धराशायी हो, तो आपको एक बेस ईयर तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने उस बेस ईयर को 2017 को आपने बेस ईयर मानना है, उसके बाद अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, लगभग 5.5-6% की आप ग्रोथ देख रहे हैं, बड़े बड़े देश हैं, अगर आप यूएस ग्रोथ करने का मैं यही आपको कह रहा हूँ तो उसका जो इन्होंने वो उतनी ग्रोथ है नहीं, इन्होंने जो पैमाना है उसका मेजरमेंट करने का जो पैमाना है वो बदलेगा। नहीं, पैमाना तो बदला तो बेस ईयर के ऊपर है ना, अर्थशास्त्र के नियमों के हिसाब से ही है। अब यूएसए की बात करो, लगभग 1-1.25% के आसपास जा रहा है। इसी तरह यूके के कोई भी देश है 2% से ऊपर नहीं जा पा रहा। चाइना की अगर बात करोगे तो 2-2.5% से ऊपर नहीं जा पा रहा। तो इसमें आप क्या कहेंगे? एक बात आपने जैसे ये कही कि सरकार जो ये फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, सरकार उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये जो सरकार है ये हर कानून तोड़ने वाले के ऊपर एक्शन नहीं लेती। ये अगर इनकी पार्टी में आदमी है या इनकी पार्टी में चला जाए तो चाहे वो कोई क्राइम करता है, चाहे इकोनॉमिक क्राइम करता है, आर्थिक क्राइम करता है, चाहे वो घृणा समाज में फैलाता है, चाहे उसने कोई हेराफेरी कर रखी है, अगर वो इनकी पार्टी में है या इनकी पार्टी में शामिल हो गया है तो उसको तो सब कुछ माफ है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई करते हैं। और जहां तक ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, मैं नहीं समझता कि जिस देश में 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग राशन, उनको 5 किलो राशन फ्री मिल रहा हो, और मोदी जी आज भी कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया है। अगर 25 करोड़ लोगों को वाकई आपने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया है तो फिर उनका 5 किलो का जो राशन है वो बंद क्यों नहीं करते, ताकि देश की वो इतना बड़ा खर्चा जो देश में वो तो जो है ना वो बचत हो ना। लेकिन ये सारा इनका फर्जी मामला है। ये तो टोटल ही जो है ना इनकी जितनी पॉलिसीज हैं ये तो डायरेक्ट बेनिफिट दे के वोट लेना चाहते हैं। देश की आर्थिकता भी और विकास भी वो तो रुका हुआ है। नहीं, कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हो कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को वो छट्टी करने में कामयाब हुई कि इतने लोग जो हैं आज भी भूखे पेट ना सोएं, तो उसको भी आप 70-80 करोड़ को बिना अगर अनाज देती है सरकार तो आप इसको एक नेगेटिव नहीं, क्योंकि उस टाइम में इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे ही नहीं। ये इनकी जो प्लानिंग रही, इनकी प्लानिंग ने कारपोरेट को तो जो है ना उनके तो कम से पता नहीं कितने 16-17 लाख करोड़ रुपया इनका बैंकों का उन्होंने वो एनपीए डिक्लेयर किया। तो दूसरी तरफ जो है ना आम आदमी को ये जो है ना किसी किस्म की राहत नहीं दी। कारपोरेट कितनी उनकी जो है ना वैल्यू वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ी। आम आदमी जो है वो महंगाई के मारे वो पहले से ही पिस गया। तो ये इसका देश का विकास नहीं किया। बेरोजगारी इतनी हो गई। आप देखते हो कि जहां मोदी जी कह रहे थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, तो एवरेज ये पड़ी कि 2 करोड़ जो नौकरियां ऑलरेडी लोग जो नौकरी कर रहे थे उनकी 2 करोड़ हर साल नौकरी छूटी है, ना कि नई नौकरी देने के लिए। तो विकास देश ने कहा करना था। ये तो सारे इनके आंकड़े फर्जी, इनका सिर्फ प्रचार फर्जी, और ये तो दिखावे के लिए है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश की जीएसटी व्यवस्था के ऊपर और टैक्स संबंधित व्यवस्था के ऊपर हमारे साथ विचार साझा किए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।